मेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पढ़ रहे हैं हम। मेट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये बात समझना आप। मेट का कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि बहुत सी कंपनियां बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शंस का फायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को या तो जीरो कर लेते हैं या बहुत ही मिनिमम कर लेते हैं। तो उसको ये कहने के लिए कि भैया देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए टैक्स चाहिए, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मेट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए एएमसी लगता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। मतलब मेट इंडियन कंपनी पे भी लगता है और फॉरेन कंपनी पे भी लगता है। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है मेट में। मेट में आपको दो कैलकुलेशन करनी होगी। एक टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन और दूसरा टैक्स एज पर मेट प्रोविजन। ये कैलकुलेट करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेट कुछ लोगों के एप्लीकेबल नहीं होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे किस एप्लीकेबल नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा है कंपनी ऑप्टिंग सेक्शन 115 DAA एंड 115 DAB कल पढ़ा था हमने। अगर कंपनी वो ऑप्शन अडॉप्ट कर रही है तो फिर मेरिट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉरेन कंपनी ओनली इनकम अंडर सेक्शन 44B 44BB 44BBA एंड 44BB। आई होप आपको याद होगा कि ये सेक्शन किस चीज के हैं। याद है किसी को ये सेक्शन किस चीज के याद है? 44B BB BBA और BBB किसके हैं, किसी को याद है? बोलिए, किसी को याद है क्या? अरे भाई हाँ ना तो बोल दिया करो। फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो तुम, फाइनल में पढ़ रहे हो, और आप में इतना भी आप अलर्ट नहीं रह सकते कि अगर टीचर कुछ पूछ रहा है तो हाँ ये तो हाँ, ना ये तो ना, कुछ तो लिखे। फिर मैं भी ऐसे ही करूँ, आप क्वेरी पूछते रहना और मैं चलता रहूँगा, ऐसा करें। आप क्वेरी पूछते रहेंगे, मैं भी नहीं सुन रहा, मैं भी चलता रहा हूँ, चलेगा? अच्छा लगेगा? ये सेक्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, टैक्सेशन के हैं। प्रिजम्पटिव टैक्स हम जो लगाते थे शिपिंग बिजनेस पे, एयरक्राफ्ट पे, सिविल पे, वो सारे सेक्शन है। तो अगर कंपनी ने फॉरेन ने ये ऐसे
ये सेक्शन अडोप्ट किए हैं तो फिर उसके ऊपर मैट प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉरेन कंपनी विदाउट पी, हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ा था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो जिस फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है उस पर भी मैट के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आती है कि जिन पर मैट के प्रोविजन अप्लीकेबल है उनका टैक्सेशन कैसे होगा या कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल इनकम। ठीक है, और उसके आप निकालते हैं टैक्स, एक स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट। ठीक है, यहाँ पे मेट प्रोविजन के अंदर जब आप बात करेंगे तो आपको टोटल इनकम की जगह क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट के ऊपर आपको निकालना पड़ेगा मैट, और उसकी रेट क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसकी रेट है 15%। पहले ये रेट 18.5% हुआ करती थी, जिसको घटा के अभी कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और उसका रीजन मैंने आपको कल बता दिया था कि जब कुछ कंडीशंस में कंपनियों के लिए मिनिमम रेट की 15% कर दी गई है, कल हमने एक सेशन पढ़ा था, तो वहां पे जब 15 कर दी गई तो मिनिमम तो उससे कम होना ही चाहिए या उतना होना चाहिए, इसलिए मेट की रेट को 15% तक रिड्यूस कर दिया गया है। और 9% की रेट भी लगती है फॉर IFSC। अगर IFSC में आपका बिजनेस लोकेटेड है तो 9% की रेट लगेगी नेट। आप कहेंगे सर ये IFSC क्या है, तो ये देख लो, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसका नाम है। ठीक है, ये है क्या, देखो आपने सेज का नाम सुना है, सेज, SEZ। तो सेज क्या करता है, सेज स्पेशली एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सेज क्या करता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता है। सिमिलरली जो IFSC है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता है, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीके का सेज ही है, बट ये सर्विसेज के लिए है, इसलिए इसका नाम IFSC रखा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो IFSC में है। ठीक है, और बेनिफिट वैसे ही है जैसे सेज को मिलते हैं, और सेज का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है, तो फर्क इतना ही है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम मेट की बात कंपनी के लिए कर रहे हैं तो 15% का रेट होगा, और अगर हम मेट की बात कर रहे हैं IFSC के लिए, मतलब हम बोलेंगे यूनिट लोकेटेड इन IFSC। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे यूनिट लोकेटेड इन IFSC। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिट लोकेटेड इन सेज, तो वैसे हम बोलेंगे यूनिट लोकेटेड इन IFSC। उनके लिए मैट की रेट कितनी होगी, 9%। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो क्या, वो है सरचार्ज। मुझे एक बात बताओ कि जब हम नॉर्मल प्रोविजन लगाते हैं तो हम सरचार्ज के लिए किसको कंसीडर करते हैं, टोटल इनकम को। कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 7% इंडियन कंपनी पे, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो लगेगा 12%। सिमिलरली अगर फॉरेन कंपनी है तो 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 2%। ठीक है, और 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 5%। ये हम कंसीडर करते हैं टोटल इनकम की। बट अगर हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ा मेट के अकॉर्डिंग, बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो इन दैट केस हम बुक प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। अगर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है तो
5% या 2%, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% या 5%। समझ गए? तो हमें यहाँ पे टोटल इनकम को लेके चलना है, मतलब टोटल इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम है, और यहाँ पे बुक प्रॉफिट हमारा टैक्सेबल इनकम है। अब सवाल एक उठता है यहाँ पे, सवाल ये उठता है कि हम जो सरचार्ज लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमें टैक्स क्या पेमेंट करना होगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको। हमें इनमें से टैक्स पेमेंट करना है विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है वो हमें टैक्स का पेमेंट करना है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो हायर हम कंपैरिजन करेंगे, ये सरचार्ज लगाने से पहले करना चाहिए या सरचार्ज और एचईसी लगाने के बाद करना चाहिए? तो फर्क पड़ जाएगा ना, सरचार्ज और एचईसी लगाने के बाद कंपेयर करना या पहले कंपेयर करना। तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इस पे कॉन्फ्लिक्ट है और इस पे बहुत सारे केसेस हैं। इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा है। इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट है कि हम बिफोर सरचार्ज एंड एचईसी कंपेयर कर लें रिकवरी है और उसके बाद इसको लगाएं, या फिर आफ्टर करें सरचार्ज एंड एचईसी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब हमें इतना डिटेल में जाना नहीं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट ये करता है और सीए इंस्टीट्यूट ये करता है। सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, बिफोर, मतलब वो कहता है पहले कंपेयर कर लो, फिर सरचार्ज लगा दो और एचईसी लगा दो, जो भी एप्लीकेबल है, मतलब बेसिक टैक्स जो है उसको कंपेयर कर लो। और सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं, पहले आप बेसिक पे सरचार्ज एजुकेशन सेस लगा दो और बुक प्रॉफिट पे जो मेट आता है 15% उस पे सारा लगा दो और फिर कंपेयर करो। तो हमें कौन सा लेके चलना है, बिफोर। ये आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बिफोर सरचार्ज एंड एचईसी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो बाद उसमें आपको लगे कि साहब उसने तो बाद में किया है, तो मे बी वो क्वेश्चन सीए के मॉड्यूल से उठाया गया होगा, ठीक है। तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि हमारी थिंकिंग अलग है, ठीक है। आप नोट डाल देंगे कि वी कैन ऑल्सो टेक कंपेरिजन आफ्टर दिस, but we followed the judicial provision as per the CMA मॉड्यूल, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो आपको बिफोर लेना है, ये बात सही है। आप नोट लगा देंगे नीचे कि वी कैन ऑल्सो कंपेयर आफ्टर सरचार्ज एंड एचईसी, बट वी फॉलो द कंपेरिजन बिफोर सरचार्ज एंड एचईसी। ये ऐसा आप उसमें पॉइंट डाल दें। ये पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से समझना कि आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है। मैं एक एग्जांपल पुट कर लेता हूँ आपको। मान लीजिए आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। और यहाँ पे आपका मैक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 8 लाख रुपए। बताओ आपको पेमेंट क्या करना है, कितने का पेमेंट करना है? आपको पेमेंट करना है 10 लाख रुपए, तो रिकवरी है। अब आपका नॉर्मली बनता भी 10 था और आपने दिया भी 10, तो भाई क्या आपने गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा दिया है? क्या आपने गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा दिया है? नहीं, आपने नहीं दिया। और जब गवर्नमेंट को आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया तो एक्स्ट्रा बातें सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10 लाख का पेमेंट करेंगे, बात खत्म, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें और दूसरे एग्जाम्पल में कहें कि आपका नॉर्मल टैक्स तो 10 लाख रुपए है, बट मैट के अंदर प्रोविजन में जो टैक्स आ रहा है वो 12 लाख रुपए है, वो 12 लाख रुपए। तो आप पेमेंट करेंगे 12 लाख का। अब यहाँ पे आपने जो एक्सेस पेमेंट किया है, आपने जो एक्सेस पेमेंट यहाँ पे किया है उसका आपको मिलेगा क्रेडिट। तो क्या आप बोलते हैं कि सर मान लीजिए इस बार आपका मेरा टैक्स बन रहा था 10 और मिनिमम बन रहा था 12, तो आपने मेरे से 12 ले लिया।
और अगले साल फिर से रिवर्स कंडीशन हुई, ठीक है, कि मान लीजिए 10 लाख है और 9 लाख है, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए लौटाएंगे? गवर्नमेंट कहती है नहीं साहब, हम तो नहीं लौटाएंगे, हमारा काम लौटाना है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है हमारा काम लौटाना नहीं है, हम तो नहीं लौटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो पैसा हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसका हम आपको दे देंगे क्रेडिट। जो पैसा हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। आपने कहा ठीक है सर दे देंगे। अब बताओ इस क्रेडिट का यूज कैसे करें? बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? पहले ये बता दो। चलो, क्रेडिट लेने तक बात क्लियर है। पहले केस में कुछ नहीं होगा, दूसरे केस में 10 और 12 में कंपैरिजन किया, 12 का पेमेंट किया तो 2 लाख ज़्यादा दे दिया, और ज़्यादा ले दिया तो हमें मैक्स क्रेडिट मिल गई 2 लाख रुपए की। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है? क्रेडिट मिलने से ठीक है। अब सवाल आता है कि इस क्रेडिट को यूज कैसे करेंगे हम? ठीक है, हाँ, तो अब इस क्रेडिट को यूज करने की बात है। यूज हम ऐसे करेंगे कि अगले साल बताइए मुझे क्या पेमेंट करना है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में मुझे पेमेंट कितना करना है ये बताओ। सेकेंड ईयर में मुझे पेमेंट कितना करना है? 10 लाख। वेरी गुड। चलिए, सेकेंड ईयर में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे 10 लाख का पेमेंट करना है। अब क्या मैं इस 10 लाख के पेमेंट करने में 2 लाख की क्रेडिट को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इस 10 लाख की पेमेंट करने में 2 लाख की क्रेडिट को यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं, 1 लाख ही कर सकता हूँ। ये बात ध्यान से समझना, जितना इनका डिफरेंस है ना, जितना इनका डिफरेंस है उतनी ही क्रेडिट में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब आई हैव टू पे 9 लाख रुपीज कैश एंड 1 लाख रुपीज फ्रॉम नेट क्रेडिट। समझ पा रहे हैं? या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दोनों में जो मिनिमम है उतना तो मुझे कैश देना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों में जो मिनिमम है उतना तो मुझे कैश देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैच नहीं भी होता या क्रेडिट नहीं भी होती तो इतना तो इस साल गवर्नमेंट का बनता ही है। तो ये माना जाता है कि मिनिमम इतना तो गवर्नमेंट का बनता ही है। दक्षता इसलिए कि हमने आपसे टैक्स ज्यादा क्यों लिया था? मैट की वजह से। हमने आपसे टैक्स ज्यादा क्यों लिया था? मैट की वजह से। इस बार आपका मैट की वजह से कितना टैक्स बच रहा है ये बताओ। सेकेंड ईयर में मैट की वजह से कितना आपका टैक्स एक्सीड हो रहा है? नेट से कितना एक्सीड हो रहा है? सेकेंड ईयर में मैट की वजह से एक्सीड कितना हो रहा है? बन कितना रहा है वो नहीं, एक्सीड कितना कर रहा है? 1 लाख की तो कर रहा है, तो इसलिए हम 1 लाख की तो एडजस्ट करने की इजाजत देंगे। मैच नहीं होता तो भी तो आपको देना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी वजह से 2 लाख एक्स्ट्रा लगे और यहाँ हमारी वजह से 1 लाख की सेविंग हो रही है, तो हम 1 लाख रुपए आपको एडजस्ट करने की इजाजत दे देते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार इसमें गलती कर जाते हैं कि 8 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं, 2 लाख की क्रेडिट यूटिलाइज कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब सवाल आता है कि इस साल से फॉरवर्ड नहीं हो पाई, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाई, तो आप इसको 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो। 15 ईयर्स तक मैच क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और 15 साल में अगर यूटिलाइज नहीं हो पाई तो फिर वो लैप्स हो जाए अगले 15 साल। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, वेरी गुड।
ये क्रेडिट का कोई अकाउंट होता होगा ना, नेट क्रेडिट अकाउंट ही है, वैसे कोई अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है इसका, वैसे कोई पैसा जमा तो होता नहीं है। ओके, अब सवाल आता है कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट। सवाल ये है बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, और दूसरा एक तरफ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो आई थिंक टोटल इनकम निकालने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल इनकम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप एचपी की इनकम, डीएनपी की इनकम, कैपिटल गेन और सोर्स ले लेंगे। सेट ऑफ के रूल लगा देंगे। किया जाएगी जीटीआई, जीटीआई में से आप डिडक्शन कम कर देंगे अगर कोई है तो आ जाएगी टोटल इनकम। यहाँ पे मेन पॉइंट जो आता है वो बीएनपी का आता है, ध्यान से समझना, बीएनपी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आप बीएनपी के लिए क्या करते हैं, आप नेट प्रॉफिट लेते हैं और उसमें ऐड और लेस करते हैं कुछ चीजें, याद है, एडजस्टमेंट, तो आपके पास बीओपी की इनकम निकल के आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट लेना होगा एज पर नेट प्रॉफिट, एज पर पीएनएल। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, प्रॉफिट एज पर पीएनएल लेना है। ठीक है, और ये बन रहा है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के साथ। ठीक है, अब देखो बहुत मुद्दे की बात ये आ रही है कि आपने प्रॉफिट एज पर पीएनएल को ले लिया, पर यहाँ पे आपको इनकम टैक्स को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है, पर आपको इनकम टैक्स को भूलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वो फंडा लगा दिया अलाउड डिस अलाउड तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वही चीजें ऐड होगी जो स्पेसिफिकली ऐड होनी है, वही चीजें लेस होंगी जो स्पेसिफिकली लेस होनी है, मतलब इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसके अलावा कुछ भी ऐड और लेस नहीं करना है। समझ गए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना है, वही चीजें ऐड और लेस करनी है, इसके अलावा कुछ भी दिमाग मत लगा देना, वरना मामला गड़बड़ है। इसमें दिक्कत यही हो जाती है कि आप अभी तो चलो अरेंज है क्योंकि मैंने दो चीजें आपके सामने लिखी हुई है, फिर आप क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा सपोज डेप्रिसिएशन देखा, ठीक है, तो आप फटाफट चलते हैं कि जब इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड है उसके हिसाब से डिसअलाउड है, वो कंसेप्ट वो नहीं करना है हमको। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमने किसी को डोनेशन दिया, ऐसा लिखा हुआ पीएनएल में, डोनेशन पेड ₹4 लाख, टोटल इनकम निकालते टाइम पे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? डोनेशन पेड ₹4 लाख, तो टोटल इनकम निकालते टाइम पे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बट बुक प्रॉफिट निकालते टाइम पे हम इसको ऐड नहीं करेंगे, समझ गए? तो इसलिए बुक प्रॉफिट निकालते टाइम पे सिर्फ उन्हीं चीजों को एडजस्ट करना है जो यहाँ आपको बोली गई है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ एक एक करके वो चीजें, आपको वो चीजें लिखनी है, नोट करनी है, और साथ ही साथ मैं उनका लॉजिक भी आपको बताता रहूंगा कि वो चीजें ऐड क्यों की गई। ओके,
सबसे पहले आप ऐड करेंगे टैक्स, इनकम टैक्स आप ऐड ऑन कर देंगे। अगर P&L में लिखा हुआ है, अगर P&L में लिखा हुआ है तो, क्योंकि नेट टोटल में से कम हुआ है तो ही करेंगे ना, तो आप इनकम टैक्स कम कर देंगे। अब इनकम टैक्स में क्या है, तो ध्यान से समझिए इनकम टैक्स में क्या क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेबल, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी हो सकता है। अगर कोई STT है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, तो वो भी जोड़ देंगे। ये सारे टैक्सेस हम इसमें एड ऑन कर देंगे। इसी तरीके की कोई पेनल्टी है, फाइन है, वो भी जोड़ देंगे। समझ गए? मतलब इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं सब एड ऑन कर देना है, ठीक है। पर इनकम टैक्स बोला है, ठीक है, वेल्थ टैक्स नहीं बोला है अभी तक। तो वेल्थ टैक्स में चाहूँ तो अलग से लिख देता हूँ, वैसे भी जरूरत नहीं है, वो भी कर देना। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ आपको एड ऑन करनी है। फिर ऐड करना है आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो उसे भी आपको एड ऑन कर देना है। अगर कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया गया और P&L में लिखा है, अब ये रिजर्व कुछ भी हो, चाहे ये रिवोल्यूशन रिजर्व है, चाहे ये प्रोविजन है, या कुछ भी किसी भी तरीके का रिजर्व है, जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व हो, आप उसमें अगर कोई अमाउंट डाला गया है तो आप उसको वापस एड ऑन कर देंगे। समझ गए? नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रोविजन। फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, बहुत बड़ा फॉर्मेट है ये, तो आराम से लिखिए। अच्छा, अनसर्टेन लायबिलिटी क्या होती है? अनसर्टेन लायबिलिटी क्या होती है? पता है किसी को अनसर्टेन लायबिलिटी क्या होती है, जिसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं? क्या होती है? जो कभी अराइज हो जाती है नॉट सर्टेनली, ठीक, मतलब जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मान लो, ठीक है, या प्रोविजन फॉर लॉसेज मान लो। तो ऐसे कुछ भी प्रोविजन बनाए गए हैं जो सर्टेन नहीं है, तो हम उनको एड ऑन कर देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर एक्चुरियल, एक्चुरियल नाम सुना, वैल्यूएशन, अगर कोई लाइबिलिटी एक्चुरियल वैल्यूएशन पे की गई है तो उसको हम सर्टेन मानेंगे और उसको एडबैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपर्ट से पूछ के बनाया ना। अगर कोई लाइबिलिटी एक्चुरियल वैल्यूएशन पे के बेसिस पे बनाई गई है, कोई प्रोविजन एक्चुरियल बेसिस पे बनाया गया है, तो उसे हम सर्टेन लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट से पूछ के बनाया गया है। एक्चुरियल आप जानते हैं, एक कोर्स होता है एक्चुरियल का। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यूएशन, एक्चुअलीज काम करते हैं जनरली इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम देना है पड़ेगा, कितना देना पड़ सकता है, क्या प्रीमियम होना चाहिए एक्सेट्रा, वो सारे काम एक्चुअलीज करते हैं। तो अगर उनके कहने के हिसाब से कोई प्रोविजन बनाया गया है तो फिर उसे सर्टेन लाइबिलिटी मानेंगे हम, अनसर्टेन नहीं मानेंगे।
फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडी कंपनी, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडी कंपनी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये साथ साथ लिख लें ताकि आपके ये ध्यान रहे, स्क्रीन शॉट के चक्कर में ना रहे, यहाँ पे आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिविडेंड पे, डिविडेंड पे, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सपेंसेस related to exempted income, expenses related to exempted income under section 10, 11 and 12। एग्जेम्प्टेड इनकम के जो खर्चे हैं, जैसे आपको दे रखा होगा कि एग्रीकल्चर इनकम का कोई खर्चा है तो वो आपको ऐड ऑन कर देना है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम, एक्सेप्ट टेन चीज वाले को छोड़, वो अगर खर्चा है तो वो छोड़ देना, बाकी सारे खर्चे ऐड ऑन कर देना। ओके, expenses related to profit share from AOP, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। अगर AOP से कोई प्रॉफिट शेयर मिलता है वो भी तो टैक्स फ्री होता है, तो उससे रिलेटेड खर्चा है उसको भी हमें ऐड ऑन कर देना है। इन शॉर्ट एग्जेम्प्टेड वाले सारे ऐड ऑन कर देना है। फिर लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन दे रखा हो एक बार के लिए आप उसको ऐड ऑन कर देंगे, एक बार के लिए, इसका मतलब बाद में लेस भी करवाऊंगा। डेफर्ड टैक्स अगर लिखा हुआ है डेबिट साइड में तो ऐड ऑन कर देंगे, डेफर्ड टैक्स अगर लिखा है डेबिट साइड में तो उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। बैलेंस ऑफ